हाँ जी, क्या हो गया इसका? सही है ना बैच कोड? सही है ना? हाँ तो रो क्यों रहे हैं? 221 तो नहीं आप लोगों का? हाँ जी, हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे आप? बातचीत, क्या पढ़ रहे थे आप? क्या बात करने आ रहे थे? कंपाउंड ना, हाँ। तो देखो जी, अभी तक जो आपने बात किया है, अभी तक जो आपने ग्रुप 15 में बात किया है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? जो सबसे लास्ट आपने हाइड्राइड्स की बात करी होगी, ट्रेंड्स की, वही था ना लास्ट? PS3 का ऑर्डर क्या होगा, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो पार्ट एक इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सवाल उस पर आ जाता है, किसी पे भी आ जाएगा, तैयार रहना। और दूसरा फिर कौन सा आपका? उसके पहले आपने ऑक्साइड्स में देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में बात किया होगा, कौन से नेचर का ऑक्साइड कौन सा होता है? एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम समझ लेना, यहीं से सवाल अभी तक में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज क्या जी, ऐसा कुछ बात आ रहा है कि नए वाले एनसीईआरटी में चैप्टर है ही नहीं पी ब्लॉक, ऐसा कुछ लोग दिखा रहा था। इसको लेकर के और पंगा हो रहा है। अब कब आता है जी सिलेबस इसका, कब आएगा? है आज नीट का दिसंबर नवंबर में आता है ना? लास्ट ईयर में तो ये था, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बात कर रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। आइए देखिए, इधर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं जी? कंपाउंड्स ऑफ किसका जी? नाइट्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए जी, नाइट्रोजन में क्या है, कंपाउंड्स है, उसमें क्या ध्यान रखना है आपको? बातचीत, बात नहीं करो, सब बात मत करते रहो। देखो इधर पहला क्या होगा जी? N2। दूसरा क्या होता है आपका? NH3। फिर क्या होगा आपका? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, जिसमें आपके क्या आते हैं जी? वही सारी चीजें, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये सब। फिर क्या आएगा जी? ऑक्सी एसिड्स पे किसकी बात करनी है? HNO3। तो इन चारों की हम लोग को बात करनी है, और इन चारों के बाद हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारा ग्रुप 15 हो गया, क्योंकि फास्फोरस हमें बात नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसका? पहला कौन सा कंपाउंड है जी? N2। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं N2 से, डाइनाइट्रोजन। ठीक, N2। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्या इसका? नहीं बता रहे आप लोग? लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना, लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे लैब में बनाया जाता है N2 को। तो देखिए भाई, उसमें आपके 3 रिएक्शंस रहते हैं, 3 है जिससे आप बना सकते हैं। क्या क्या है वो देख लीजिए। पहला क्या है? पहला, ठीक है, रिएक्शन ऑफ NH4Cl विद NaNO2 एंड हीटिंग, है ना। अब इससे बना सकते हैं पहला तो N2। कैसे वो देख लीजिए आप। देखिए जी, रिएक्शन क्या है आपका? NH4Cl को अगर आप रिएक्ट करते हैं किसके साथ? NaNO2, तो क्या बनाएगा जी बताइए? ये बनाएगा आपका N2 प्लस क्या बनाएगा? 2H2O प्लस NaCl। ठीक है, तो आपका क्या बन गया जी? N2 का फॉर्मेशन हो गया, जो N2 आपको यहां पे बनाना था। ठीक है, ओके।
अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो कैसे हो रहा है, उसको थोड़ा आसान करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप में हो रहा है जी आपका, 2 स्टेप में हो रहा है, स्टेप 1 और स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, इधर देखिए, बात नहीं, स्टेप 1 में क्या हो रहा है जी आपका, NH4Cl और क्या है आपका NaNO2। तो इस पे क्या है आपका प्लस माइनस, सही बात है। पहले स्टेप में कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है समझिए, क्या होता है जी, आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा जी, NH4NO2 और क्या बनेगा NaCl। पहले स्टेप में क्या होता है, सिर्फ आयन एक्सचेंज, इसका प्लस उसका माइनस उसका प्लस। ठीक है, तो ये बन गया। NaCl जो बन रहा था वो तो आपको दिखाई पड़ी गया। ठीक है, अब ये कैसे बना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए सेकेंड स्टेप में समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं, NH4NO2 को हीट कर दे रहे हैं। इससे आपको क्या मिल रहा है जी, N2 मिल गया और क्या मिल गया 2H2O। अब बताइए तो इन दोनों स्टेप्स को आप अगर जोड़ देंगे तो यही नहीं बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि समझिए कि आपका इसी तरीके से ये तीनों प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। समझ रहे हैं बात। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान किया जाएगा आगे, अभी आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, सेकंड देखिए क्या आ गया। सेकंड मेथड है इसको बनाने का बाय हीटिंग एमोनियम डाइक्रोमेट। एमोनियम डाइक्रोमेट क्या होगा जी आपका, हीटिंग, सही बात है। जैसे आप फॉर्मूला ध्यान रहेगा आपको, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, K2Cr2O7, उसकी जगह क्या आ गया सिर्फ एमोनियम। क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं आप, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। और दोनों हाथ नीचे क्यों, ऊपर करिए, रखिए ऊपर। आइए बताइए क्या बनेगा, N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3। समझ रहे हैं क्या। तो ये था आपका दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, तो इसमें क्या हो गया आपका, जो अमोनियम डाइक्रोमेट है उसको हीट करें तो क्या मिला आपको N2, और N2 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ध्यान रखिएगा कि जो डाइक्रोमेट है उसका कलर क्या होता है जी, ऑरेंज। ये हम लोग बात कर भी चुके हैं, कोऑर्डिनेशन में भी आपको लिखवाया गया था कि डायमैग्नेटिक होने के बाद भी कलर्ड है बिकॉज ऑफ LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और यहाँ पे जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो किस कलर का है, ग्रीन। ध्यान रखिएगा क्रोमियम का जनरली +3 का कंपाउंड ग्रीन कलर का ही रहता है, और +6 वाला थोड़ा कैसा रहता है आपका, ऑरेंज, है ना। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ा, 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसका, उसमें 2 आप यहीं पे देख चुके हैं, है ना। यहाँ N2 बना और एक कहाँ बना जी, इधर इधर। समझ गया बात। ठीक है, इसको लिखिए, इसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूं मैं। हो जाएगा। अरे कितने लेक्चर्स बच ही रहे हैं, और 7-8 लेक्चर है, समझिए बस। जो आपका तारीख दिया गया है, तारीख पे तारीख, वो तारीख आपके हो जाना चाहिए। दिवाली से पहले करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बोलने से नहीं होता है ना, नहीं उसको, अरे जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। कहीं नहीं आ रहा है भाई, अभी तो सुन करके मेरे को और बुरा लगा कि ये चैप्टर ही नहीं है, तो फिर मेरे को लगा ये क्या है सला, मैं क्या सोच रहा हूँ इधर, क्या ये लोग सुना दे रहा है करके। इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लीजिए। जो आप सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर का जो नीट का सिलेबस है उसको मैंने चेक किया इस कंट्रोवर्सी के बीच, तो फिर मैंने उसमें देखा तो मैंने क्या पाया,
मैंने पाया कि उसमें ग्रुप 15 में ये लिखा हुआ है कि ये सब पढ़ लीजिए, ताम झाम, ये सब प्रॉपर्टी इधर उधर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब। और फिर था द स्पेशल प्रॉपर्टी और बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है आप बताइए, समझ गए क्या मतलब है? तब उसके बाद फॉस्फोरस पढ़ने से क्या होगा? कुछ काम का है नहीं, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? तो नहीं होगा ना। पहले सिलेबस खत्म करने दिए, फिर आप कितना पढ़ेंगे वो हम भी देख लेते हैं, ठीक है? बोर्ड वोर्ड बोका है क्या जी? तो जो पहले है वो कर लीजिए एक बार, ठीक है? अरे तो एनसीईआरटी से गायब है, तब तो लग रहा है बोर्ड में भी गायब हो जाएगा जी। ये चैप्टर तो बच ही नहीं पाएगा। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस कम हुआ है वो इनऑर्गेनिक में ही तो हुआ है। जो सिलेबस एक्चुअल में रिड्यूस हुआ है, ऑर्गेनिक में कहाँ कुछ कम हुआ है? ऑर्गेनिक में तो लगता है पॉलीमर गया है खाली। एक पॉलीमर चैप्टर था ना, जो बायोमोलिक्यूल से भी छोटा चैप्टर है, एक 1.5 लेक्चर का, वो हटा है ऑर्गेनिक से। हटा है बहुत ज़्यादा किससे? इनऑर्गेनिक से। मेटलर्जी हट गया, एस ब्लॉक हाइड्रोजन हट चुका है, पी ब्लॉक को हल्का कर दिया गया इतना ज़्यादा, समझ रहे हैं क्या? तो सब हट ही रखा है, तो क्या करिएगा। चलिए आगे बढ़े। फिजिकल में भी तो हट गया चैप्टर, 3 चैप्टर तो उसमें भी हटा था, गैसियस, सॉलिड और सरफेस केमिस्ट्री। 3 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये दोनों समझ गए बात, ठीक है? अब देखिए, इन दोनों को भी याद रखना और आसान हो जाएगा आपके लिए। एक थोड़ा सा जनरल बात है, उसको ध्यान रखिए। क्या है वो जनरल बात? देखिए इधर, और इसको आप ऐसे ही थोड़ा सा ब्रैकेट में बना करके नोट करिएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम सॉल्ट। क्या है जी? क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? एमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो इधर ध्यान दीजिए। आप अगर एमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, कभी भी नहीं बता रहे हैं आप अगर एमोनियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा बताइए? NH3 मिलेगा। और क्या मिलेगा? आप कभी भी किसी एमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? NH3 मिलेगा और एसिड मिलेगा, सिर्फ 3 केसेस को छोड़ करके। मतलब आपके 3 ऐसे एमोनियम सॉल्ट्स होंगे जिनके हीट करने से आपको क्या नहीं मिलेगा? NH3 एसिड नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा वो बात करेंगे। बाकी सब जो है उसमें क्या मिलेगा आपको? NH3 और एसिड। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले इसकी, जो ये फॉलो कर रहा है, फिर ये तीनों कौन है उसकी बात बाद में करेंगे। बातचीत आराम से रहेगा सब। इधर देखिए, बताइए इधर क्या होगा? NH4Cl, इसे हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? NH4HS हीट करेंगे, क्या बनेगा? ठीक है, तो बताइए जी कि इन सब में क्या क्या बनेगा, क्या लगता है आपको? देखिए जी, अब आप देख लीजिए, ये सब क्या है? अमोनियम सॉल्ट है, हीट करिएगा, क्या बनेगा? NH3, और NH3 चला जाएगा तो एक H बचेगा, HCl एसिड। इससे NH3 और H2S, ठीक। इसमें क्या होगा आपका? NH3 और H2SO4 बचेगा, है ना? बैलेंस करना पड़ेगा आपको, H2SO4। बट H2SO4 जो है वो फर्दर क्या करेगा आपका बेचारा, क्योंकि आप हीट कर रखे, वो टूट जाएगा किसमें? H2O और SO3, अपना ही ऑक्सीजन। ध्यान आ रहा है? ये पढ़ रखा है अपन लोगों ने। SO3 को पानी में डालते थे, हाइड्रोलिसिस डालते थे, क्या बनता था? H2SO4। क्योंकि +6 का है तो +6 का ही ऑक्सीजन एसिड बनेगा। ध्यान आया? तो सर इसको तोड़े क्यों आपने? क्योंकि आपने क्या कर रखा है? हीट। तो ध्यान रखिएगा कि कोई ऑक्सी एसिड बनेगा तो बेचारा टूट जाता है वाटर और उसमें, बट कोई हाइड्रा एसिड बनेगा तो वो तोड़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। छोटी सी बात थी बस। तुम लोग बहुत खत्म होता जा रहा है। वो लोग तुम लोग से कम बात कर रहा है आजकल, वो लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहा है सब। मेरे को तो लग रहा है तुम्ही को भगाना पड़ेगा कि बाकी दिन तुम नहीं आता तो शांत रहता था यहाँ पे। बातचीत नहीं करिए, अब ये मानेगा तुम ना। आइए NH4 2 CO3, बताइए क्या आएगा जी? NH3 और
H2CO3 जो किस में करेगा, टूट जाएगा, H2O और CO2। तो आपको ये बोलना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे करके तो और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। समझिए क्या करना है, अमोनियम का कोई भी आप सॉल्ट लीजिए, हीट करिए, NH3 मिलेगा और क्या मिलेगा, रेस्पेक्टिव एसिड जो है मिल जाएगा। अच्छा ठीक, अरे ये घूम गया जी पूरा, आराम से बैठिए, बात नहीं। हाँ जी, अब देखिए जी, ए अब देख लीजिए कि वो तीन केसेस कौन से हैं। ऐसे तीन से कौन आपके अमोनियम सॉल्ट है जिनको हीट करने से क्या नहीं मिल रहा है आपको, NH3 और एसिड नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा वो देख लीजिए। तो कौन कौन वो तीन है जी, ये है वो तीन। हाँ जी, देखिए यही तीन है वो, मतलब आपका एमोनियम नाइट्राइट, एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम डाइक्रोमेट। तो देखिए जी क्या क्या बनेगा, इधर बताइए क्या बनता है इसमें, क्या बनता है, N2+2H2O। इसमें क्या बनेगा बताइए तो, इसमें क्या बनता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, N2O बनता है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O। और क्या बनेगा आपका साथ में, बाकी फिर आप देख लीजिए, 2H2O यही बनेगा। तो सुन लीजिए भाई इधर, कुछ भी समझने से पहले ये दोनों भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बात को समझ रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्या आप किसी भी एमोनियम सॉल्ट को अगर क्या करते हैं, बातचीत है, क्यों बात कर रहे हैं जी आप लोग, बताइए क्या है आपका, आप किसी भी एमोनियम सॉल्ट को क्या कर रहे हैं, अगर हीट कर रहे हैं तो वो क्या देगा आपको, NH3 और एसिड देगा, सिर्फ तीन केसेस को छोड़ करके। वो तीन कौन कौन से हैं आपके, NH4NO2, डाइक्रोमेट और नाइट्रेट, समझ रहे हैं क्या। और क्या देगा ये, N2N2, और ये क्या देगा, N2O। और आपको ध्यान होगा कि ये दोनों को हीट करने से N2 मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग पहले दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2 में इन्हीं दोनों को पढ़ लिए, समझ रहे हैं क्या। अच्छा, अब खुद सोचिए, अभी इस पे और बातें चलेंगी जब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, NH3 पढ़ेंगे, और NH3 का जब पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां पे इसे मैं नहीं लिखूंगा, क्या ध्यान आया, जब NH3 का पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो वहां भी क्या बताएंगे आपको, क्या बताएंगे जी, कि अगर आप किसी अमोनियम सॉल्ट को हीट करते तो क्या मिलता है आपको, NH3, तो ये वहां आएगा, है ना। और ये तीन जो नहीं दे रहे थे वो लोग यहां आ गए, समझ गए क्या। और N2 वो कहां आएगा, वो बाद में आएगा, बाद में बात करेंगे, समझ गए क्या है। इसको नोट करिए, इस टेबल को ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग आखिरी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएंगे, थर्ड सुनना आता नहीं है टॉपर रिलेटेड डाउट है, नहीं आपको नॉट अलाउड ठीक है, हाँ समझ रहे हैं, लिखता है नहीं, नीचे देखता रहेगा और फिर ऊपर देखिए सर एक डाउट है, तुम पढ़ने ना आए थे जी, तुम्हारे जैसे लोग पूरा सरकारी जॉब में जाके सब खराब कर दे रहा है देश को, खाली हाजिरी पे ध्यान रहेगी, हाजिरी बनाने आया है, अटेंडेंस कर रहा है, वो अच्छी बात थोड़ी है, सरकारी जॉब में क्या करेगा ये, तभी तो बात है, वो नहीं है तो खेल खत्म। अब सरकारी में वो बात थोड़ी है जो सरकारी में पहले था, ना तुमको क्या मिलने वाला है, रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलने वाला है, वो तो हट चुका है। और क्या ही होता है, अगर 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 ऊपरी नीची और नहीं ध्यान दिया, ऊपर नीचे वाला, तो फिर क्या रहता है, सैलरी होता है उसमें, कुछ नहीं होता है सैलरी फिर तो। और एक बार पकड़ा गया लेते हुए, जॉब भी गया। सरकारी में वो बात थोड़ी रहा जो पहले तुम सोचकर देखा था। ओ भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, हो गया।
ये सब नहीं चलेगा, तुम लोग सोच रहा है ना, जब तक तुम लोग का शादी का समय आएगा ना तब तक मेरा तो आ ही गया है। ये सब कौन है जी? ये सब कहां से आ रहा है? तुम लोग पढ़ने ना आए थे जी? खत्म है तुम लोग, खत्म है बस। वो मेरे को इंतजार है 6-7 लेक्चर जो बच रहे हैं वो बस खत्म हो, और फिर बस मालिक बस खत्म, नहीं आ रहे हम दोबारा इधर। तुम पढ़ने में ध्यान दो ना यार, सिलेबस खत्म करने दो जल्दी, समझ रहे? आगे लिखिए, अब हो गया यहां तक, समझ गए बात? ये दोनों आ गए आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा भी एक है, वो भी ध्यान रखिए, ठीक है? और इन दोनों को याद रखना एकदम आसान हो जाएगा अगर आप इस बात को ध्यान रखें, और यही इसका मेन एकदम रूट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आइए, और एक थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी, तीसरा आपके पास क्या रहेगा? नहीं पढ़ेगा तुम लोग जी? अगर नहीं पढ़ेगा तो बता रहे एकदम, अगली क्लास से स्लाइड ले आएंगे भाई, खत्म कर देंगे फिर। अब देख लीजिए, उसे कारण 2-4 पढ़ने वाले हैं, वो लोग हाँ ना करते रहते हैं, बाकी में जो है उनको तो है कि जैसे पढ़ाइए सर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे नहीं करिए, ठीक है? ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल। मैम का ही क्लास रहेगा, बस कुछ लेक्चर रुक जाओ, मैम का ही क्लास रहेगा, क्यों टेंशन ले रहा है? तुम तो खुद ही पूछ रहा था अभी, ठीक है? मतलब जितने बैचेस है इतने तो नहीं रहने वाले हैं, जो कुछ जो बैचेस रहेंगे बस वही लूंगा, बाकी फिर और टीचर्स भी लेंगे, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा, और इस हरकत में तो भैया बिल्कुल नहीं होगा, तो रहेंगे मजा आए इधर। इधर देखिए, अब इधर क्या आएगा जी? Na(N3), ठीक है? अच्छा, एजाइड क्या होता है बताइए? एजाइड क्या होता है? मैं तो कोशिश करता ही हूं, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूं कि भाई मैम ले लेती पूरी क्लास, क्या दिक्कत है? बट वो ठीक रहता, बट नहीं है तो क्या कर रहे हो, मजबूरी में लेना पड़ रहा है। बताइए इधर एजाइड क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है जी? नाइट्राइड क्या होता है? N3-, ऊपर में अगर एक नाइट्रोजन पे 3 माइनस का चार्ज रहे। एजाइड क्या होता है? N3-, मतलब 3 नाइट्रोजन मिला करके 1 माइनस चार्ज रहे, है ना? एजाइड क्या होता है जी? एजाइड होता है N3-, और अगर N3- है तो क्या होता है? नाइट्राइड होता है। ये समझ रहे हैं क्या? ध्यान रखिएगा, ठीक? इधर क्या लिखेंगे अपन? NaN3 क्या हो गया? सोडियम एजाइड, Na+ और N3-, क्या बनेगा बताइए हीट करने पे? आपका सोडियम और N2, ठीक है? समझ रहे हैं क्या बात? तो ये आपका एक और क्या है आपका? बेरियम एजाइड। तो बेरियम में क्या आएगा जी? यही हीट, इधर क्या हो जाएगा? बेरियम + 3N2, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल जेई के पीवाईक्यू में एक बार आ रखा है, ठीक है? पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में, कि क्या है जी? पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन से मेथड से प्योर नाइट्रोजन बनाया जा सकता है, ठीक है? अब उसमें अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में ये सब भी ऑप्शन में देता है, कौन बात करता है? ऐसा मत करो यार, क्या कर रहा है तुम लोग? ऐसे नहीं करो, कुछ लेक्चर का बात है, क्यों ऐसा कर रहा है? ज्यादा नहीं करो, थोड़ा समझो बात को। फिर रिवीजन लेक्चर आएगा, मत पढ़ना ना उसमें, क्या टेंशन ले रहा है तुम? समझ रहेगा? रिवीजन मत पढ़ना, एकदम मत करना क्लास, ठीक है? मत आना, तुम घर पे रहना, क्या टेंशन ले रहा है? कोई तुमको नहीं बुलाने जाएगा, अभी भी नहीं बुलाने गया था कोई वैसे, पर आप बात समझिए, एक बार सिलेबस कर लीजिए, कम से कम आपके पास नोट्स में रहे सब, कोई आपका लॉस वैसे ना हो, समझ रहे हैं क्या? बट थोड़ा सा ऐसे नहीं करिए, इससे दिक्कत कर रहे हैं आप, बाकियों को भी कर रहे हैं, खुद को भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम से कम डेकोरम तो रखिए ना, उतना अच्छा लगता है सब करके, बताइए? नहीं अच्छा लगता है? थोड़ा बात समझिए। तो देखिए आगे बढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? और कुछ देख है ना, बस कितना दिन की बात है? 10 दिन की और बात है, फिर आपको जो करना रहे करिए, कोई नहीं कुछ बोलेगा, तो मत टेंशन लीजिए आप। देखिए अगर मान लीजिए क्या बोलेगा आपको कि N2 बनाने का प्योर वे क्या है, प्योर रास्ता क्या है, और उसमें मान लीजिए A, B और C देगा ना, तो आपको क्या टिक करना है? ये C है ना, 3 लिख दिया मैंने, ये C को करना है। बाकी सब में भी बनेगा N2, बट अगर प्योर वर्ड उसने यूज कर दिया तो भैया समझ गए क्या? प्योर लिख दिया तब यही रास्ता आपको बोलना चाहिए। तैयार हैं आप लोग?
हाँ जी, बातचीत सबसे ध्यान दीजिए, आप लोगों को समझ में आएगा क्या। इसी मेथड को पता है हम लोग कहाँ यूज करते हैं? गाड़ियों का जो नया अभी आ रहा है ना कि हर गाड़ी में अब क्या होना चाहिए, एयरबैग्स। एयरबैग्स में पता है यही वाला सिस्टम लगाया जा रहा है। कम से कम ये सुन लीजिए, किसी को बोलिए तो लगेगा कि पढ़ा था क्लास में, ठीक है। उसमें क्या रहेगा आपका, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड रहेगा। जब आपका कोलिजन होगा तो स्पार्क के कारण अचानक से ये रिएक्शन हो जाएगा और विद इन मिली सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, N2 गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज करेगा, जिससे वो बलून क्या हो जाएगा, पूरा फुल जाएगा और आप बच पाइएगा, स्टीयरिंग पे सर नहीं मारिएगा जा करके। समझ रहे हैं क्या? इसी कॉन्सेप्ट को वहां यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसमें होता है कि खाली रिएक्शंस पढ़ते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बात सही है, बट कितना ज्यादा यूज है केमिस्ट्री का आप समझ पाएंगे। जो लोग कहीं भी दिमाग लगा रहा है ना, यही सब चीजें हर जगह यूज हो रही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू इन्फ्लेट एयर बैग्स इन कार, है ना, ठीक, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। एक और, ये तीन आपके हो गए कैसे मेथड्स बताइए, लेबोरेटरी मेथड्स। लैब में आपको बनाना है तो ये तीन रास्ते में से कोई एक रास्ता आप अपना सकते हैं, ठीक है। और अगर बात किसकी करें अपन, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मेथड, है ना, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मेथड। देखिए जी, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल मेथड का मतलब क्या हो गया, जहां भी कॉमर्शियल मेथड रहे तो समझ जाइए कि क्या करना है, वहां पे पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, पूरा फायदा लेना है। तो बताइए जी, लैब में तो क्या है कि लैब में तो आप छोटे मोटे स्केल पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है, बट इंडस्ट्रियल अप्रोच का मतलब है कि आप उसे सेल करेंगे और आपको उससे पैसा कमाना है ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि इंडस्ट्रियल मेथड में ज्यादा फायदा कमाने के लिए सबसे पहले तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा हो, इनपुट आ रहा हो, वो एकदम सस्ता आ रहा हो। सही बात है क्या? तभी तो अच्छा पैसा कमाएंगे आप। मान लीजिए आप इंडस्ट्री में किससे बना रहे हैं, N2, क्योंकि N2 आप देखते होंगे बहुत सारी है ना कंपनीज है, तो वो सब बनाकर बेच रही है, ठीक है। क्या बनाने के लिए, आपका एमोनिया और ये सब के लिए, हेबस प्रोसेस, सब आगे बात करेंगे इनके। बात नहीं यार, बात नहीं, तुम लोग फ्लो नहीं बनने दे रहा है। देखो इधर क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो N2 है उसको आप कैसे बना सकते हैं लैब में, तो ये सारे खूब रास्ते हैं। अगर बताइए आप इंडस्ट्री में N2 को मान लीजिए इससे बनाने का सोच रहे हैं, तो ये कंपाउंड महंगा नहीं है क्या? अरे इतने सारे सॉल्ट लाओगे, उसे हीट करोगे तो इसको भी तो लाने में बहुत महंगा पड़ेगा, तो ये फिर बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा, है ना। बन तो जाएगा N2, खूब बनेगा, खूब खर्चा भी तो कर रहे हो, तो उससे फायदा थोड़ी आएगा, कॉस्ट बढ़ा दोगे, खरीदेगा ही नहीं कोई। तो कहना क्या है मतलब कि कम से कम में सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है इंडस्ट्रियल में, एयर। सही बात है। और एयर से तो कितना भी तुम एयर ले लो, कोई तुमसे पैसा तो मांगेगा नहीं, वो तो फ्री है सबके लिए। तो इंडस्ट्री में लोग क्या यूज करते हैं जी, एयर को लेंगे और उसमें बहुत सारे गैसेस है, तो एयर को पहले क्या कर लेंगे, लिक्विफाई करेंगे बहुत कम टेम्परेचर पे जा करके। उसके लिए जो आपको मशीन्स यूज करने पड़ रहे हैं, उसमें जो खर्चा आएगा वो तो आएगा ही, कम से कम इनपुट जो है रॉ मटेरियल उसमें तो खर्चा नहीं आ रहा है। तो एयर वो लेंगे, सबको क्या कर देंगे, लिक्विफाई। सब लिक्विड में आ गया है, बहुत कम टेम्परेचर पे चीज चल रहा है, सब लिक्विड में है, फिर क्या कर देंगे उसके साथ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सारे लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका कम होगा वो पहले क्या हो जाएगा, सेपरेट, और N2 O2 से पहले ही हो जाएगा सेपरेट। तो N2 वहां से क्या कर रहा है, एक तरह से वो ऑब्टेन कर रहा है। समझे कैसे ऑब्टेन करना है इंडस्ट्रियली, तो ये आपका तरीका रहेगा, ठीक, ओके। और ऐसे ही आपको मालूम है एयर में मेजरली क्या प्रेजेंट है, सिर्फ N2 और O2 ही है, तो बाकी सब थोड़ा बहुत है भी, चल सकता है, बट ये दोनों मेन तो आपका हो गया। चलिए लिखिए इसके तारीफ में एक लाइन, एक ही लाइन का बस ये है, लिखिए। लिखिए इंडस्ट्रियली N2 is produced by, industrially N2 is produced by liquefying, industrially N2 is produced by liquefying and then fractional distillating, and then fractional distillating the air, ठीक है, डिस्टिलेटिंग द एयर। आगे लिख लीजिए एक पॉइंट, इसी को कंटिन्यू करते हुए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 इज 77 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 इज 77 केल्विन and hence it is
distilled out and hence it is distilled out before O2 and hence it is distilled out before O2. ब्रैकेट में कर लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन, केल्विन में है, बहुत कम टेम्परेचर होता है ये सब, 90 केल्विन। समझ रहे हैं क्या बात को? दोनों को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके सेपरेट कर दिए, और N2 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है तो पहले सेपरेट हो जाएगा, O2 उसमें रह जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। अब लिखिए इसके बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। क्या लिखिएगा जी? अब प्रॉपर्टीज लिखिए। अब प्रॉपर्टीज, N2 की प्रॉपर्टीज को थोड़ा देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखिए, N2 की प्रॉपर्टी में पहला लिखिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ N2 पहला लिखिए। इट रिएक्ट्स विथ लिथियम, इट रिएक्ट्स विथ लिथियम एंड मैग्नीशियम, it reacts with lithium and magnesium to form their nitrides. It reacts with lithium and magnesium to form their nitrides. ठीक है, नाइट्राइड जैसे लिथियम है आपका और N2, है ना, तो इसको क्या बनाएगा, इसके नाइट्राइड बनाएगा, है ना। अच्छा, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक बात देखिएगा, आपको देखने को हमेशा मिलेगा, जब भी कोई रिएक्शन में N2 अगर रिएक्टेंट के साइड है ना, मतलब N2 रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है ना, तो पक्की बात है, देखना यहाँ पे हीटिंग होगा और टेम्परेचर कम से कम कितना रखा जाएगा, 500 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका N2 है वो N2 क्या होता है जी, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्या बात आप समझ रहे हैं? N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब इनके बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, इस कारण से N2 बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और N2 इतना स्ट्रांग है कि आप दिमाग में ये लेकर चल सकते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस के कम टेम्परेचर पे ना N2 ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इनर्ट गैस हो, इतना उसको घमंड है अपने ऊपर, भाव नहीं देता किसी को। समझ रहे हैं क्या? मतलब इसलिए जितने भी आपके फूड पैकेट सब है ना, जो नहीं बोलते हैं कि यार 20 रुपए का लेस खरीदने गए, लगा हवा भर के दे दिया खाली, तो वो हवा कौन सा N2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कहीं भी आपको अगर क्या क्रिएट करना होता है, इनर्ट इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज में भी काम पड़ता है। ऐसे छोटा सा एग्जांपल ध्यान रखिए, इसकी खास बात हम लोग कहां करते थे, मेटलर्जी चैप्टर में सब बताया जाता था, बट वो हट चुका है अब। तो मान लीजिए कि आपने किसी और से मेटल को निकाला तुरंत, ठीक है, मेटल जस्ट अभी बाहर आया, बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अभी वो चांसेस है कि उससे कुछ इंप्योरिटीज उसमें घुस सकते हैं तुरंत अभी, ठीक है। तो और मान लीजिए कि उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि वो मेटल ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में रह करके रिएक्शन ना कर जाए, इतना मेहनत से किए हैं फिर वो ना करे, तो हम लोग को वहां पे क्या क्रिएट करना होगा, इनर्ट इन्वायरमेंट। बट ये तो नहीं कर सकते कि वैक्यूम कर दे वहां पे, कि लोग भी तो वहां पे है, वैक्यूम करोगे कहां तक करोगे, कैसे वैक्यूम, खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, बाकी से एयर नहीं आएगा क्या। मतलब आपको चाहिए कि जो मेटल जस्ट आया है उसके आसपास में ऑक्सीजन ना जाए। ऑक्सीजन बहुत खतरनाक रिएक्शन करके कोरोड करना शुरू कर देता है, कुछ और ही ऑक्साइड्स बनाना स्टार्ट कर देगा। हम लोग चाहते हैं ऑक्सीजन ना जाए, बट कैसे नहीं जाएगा वो, रोक पाओगे आप? और आप अगर वैक्यूम करोगे कहां तक करोगे, मेटल को कहां रखोगे, वहां पे लोग भी काम कर रहे हैं, मार दोगे क्या सबको? तो क्या रास्ता है आपके पास फिर, आपको वहां इन्वायरमेंट O2 को हटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जानबूझकर N2 ज्यादा भेजने लगते हैं हम लोग। N2 ज्यादा जाएगा तो O2 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो वो इन्वायरमेंट कैसा होता जा रहा है एक तरह से, N2, और N2 तो छोटा मोटा रिएक्शन करता नहीं है, तो आपका जो रहेगा वो सेफ रहेगा। समझ रहे हैं क्या? इस बात का ध्यान रखिए, N2 जब भी रिएक्शन करेगा कम से कम 500 तो चाहिए, 500 से कम में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 500 तो खाली इसको तोड़ने में लग जाता है, ऐसा समझिए। और रिएक्शन तो तब ना होगा जब N2 कैसे ब्रेक करेगा, N और N में, तब ना रिएक्शन होगा। ठीक, ओके। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए, देखिए सेकेंड पॉइंट है कि आप अगर N2 और O2 की रिएक्शन की बात करेंगे तो ठीक है, हो जाएगा, रिएक्शन होता है, बट बहुत मुश्किल से होता है, मर मर कर होगा एकदम, ठीक है। और टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, 2000 केल्विन के आसपास, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बात सुन लीजिए आप, ठीक है, देख लीजिए क्या लिखवाया गया इधर, देखिए जी, फिर से N2 और O2 की रिएक्शन है तो हीटिंग तो रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, बट इसमें टेम्परेचर और भी ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा, कि रिएक्शन होने के लिए इन दोनों के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। अब एक बात सुन लीजिए, क्या नॉर्मल कंडीशंस पे N2 और O2 करते हैं रिएक्ट,
नहीं करेंगे। अगर नॉर्मल कंडीशंस पे N2O2 रिएक्ट कर जाता तो बहुत बुरा स्थिति हो जाता है। सही बात है क्या? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है आपके, N2 और O2 ही सबसे ज्यादा है। अगर ये लोग रिएक्शन करना शुरू कर देता नॉर्मल कंडीशन पे तो पूरा खेला ही खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो नहीं होता है। तो क्या होता ही नहीं है? नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाकर के। समझ रहे हैं क्या? अब 2000 कहाँ यहाँ होने वाला है कहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो ऐसा हो गया। या फिर जब क्या होता है, लाइटनिंग होता है ना, पूरा एकदम खतरनाक टाइप से बिजली कड़क रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा आपका, उस कारण से टेम्परेचर, आप देखिए मेन पर्पस क्या है कि इन दोनों का रिएक्शन होने के लिए, बॉन्ड्स तोड़ने के लिए हमें एक तरह से क्या देना है, इनको एनर्जी देना है। ऐसा तो नहीं है कि हीट करोगे तभी होंगे। एनर्जी तुम कैसे भी दो, एनर्जी कैसे दे सकते हो? हीट करके। और नहीं तो क्या हो रहा है, अगर लाइटनिंग हो रहा है तो उसमें भी आपको एनर्जी मिल रहा है। उस केस में जहां पे लाइटनिंग हुआ उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें N2O2 का क्या कह सकते हैं आप कि रिएक्शन हुआ होगा और थोड़ा बहुत NO बना होगा। तो ये पूछेगा अगर कि कौन सा गैस लाइटनिंग के समय बन रहा है, क्या हो रहा है, तो वो NO बन रहा है, N2O2 का रिएक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर वहां पे हो गया। आपको कराना है अगर नॉर्मल जिंदगी में तो आपको फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले जाना होगा। लाइटनिंग तो करा नहीं पाएंगे, तो यही सब आपको करना होगा। समझ रहे हैं बात क्या है? ठीक, यही दोनों मेन था। तीसरा बस लिखिए और इसको साइड करिए। तीसरा क्या है, इट इज यूज्ड इन, कौन सा प्रोसेस जी? इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 बाई कौन सा प्रोसेस? हैबर्स प्रोसेस। सही बात है क्या? और इसकी बात हम लोग यहां नहीं कर रहे हैं, कहां करेंगे आगे? तो किसकी बात करनी है इसके बाद? NH3 ना, तो वहीं पे इसकी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसके कुछ एक दो यूजेस देख लीजिए आप, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, NH3 पे आएंगे। N2 यही था भाई, पहला कंपाउंड खत्म। ऐसी थोड़ी सी बात करेंगे, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, सब खत्म हो जाएगा एक दिन, आप लोग भी खत्म हो जाएंगे। लिखिए जी, देखिए ये है आपका इनऑर्गेनिक, तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को, है ना। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हर रिएक्शन के बारे में लिखने से ज्यादा थोड़ा सा उसके बारे में एक दो लाइन आपको कुछ बोल दूं। समझ रहे हैं कि नहीं? ताकि, क्योंकि हमें अगर एक रिएक्शन के बारे में 2-3 लाइन पता होगा ना, तब वो रिएक्शन याद करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और कुछ नहीं पता हो, खाली लिखा रहेगा तो फिर कुछ नहीं समझ, फिर वो जाता है रटो बस, तो और मुश्किल है, ठीक है। जैसे इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि प्योर N2 क्यों इंपॉर्टेंट है, गाड़ी के एयर बैग्स में यूज कर रहे, जेई में आ रखा है, तो थोड़ा सा उससे आपका दिमाग चलेगा कि हाँ दोनों एजाइड्स थे क्या क्या, है ना। क्योंकि आपको तो सिंगल करेक्ट है ना आपका, तो हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन रहेगा भी ना, तो आंसर आप टिक कर जाते हैं। समझ रही ना? आपको एकदम एग्जैक्ट पूरा बैलेंसिंग के साथ रिएक्शन याद रहे जरूरी नहीं पड़ता है, आपको हल्का भी क्लिक कर गया तो बन जाता है सवाल, है ना। तो देखिएगा, फायदा होगा। चलिए लिखिए जी, यूजेस में पहला लिखिए। पहला यूज तो इसका सबसे ज्यादा यही है N2 का, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3। पहला तो यही है, लिखिए इसको। It is used in manufacturing of NH3. It is used in manufacturing of NH3. It is used in manufacturing of NH3. Used in manufacturing of NH3. Next लिखिए, it is used to create inert environment. It is used to create inert environment. It is used to create inert environment in iron and steel industries. In iron and steel industries, ठीक है। In iron and steel industries. अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए। नाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। सही बात है ना, नेचर में तो हमारे सामने प्रेजेंट है। कलर होता तो आपको दिखना, तो 78% तो N2 ही है। कहाँ कुछ ऑर्डर आ रहा है, कहाँ कुछ टेस्ट आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिखिए, एंड इट इज नाइदर कंबस्टिबल, इट इज नाइदर कंबस्टिबल, ये खुद ना जलेगा ना जलने को सपोर्ट करेगा। इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर द सपोर्टर ऑफ कंबशन। इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर द सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है बट वो
कंबशन को फेवर करता है, हेल्प करता है। ये ना खुद जलेगा ना फेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए, बस ऐसा लिख लीजिए, ध्यान आ रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, FIXATION, नाइट्रोजन फिक्सेशन is a chemical process in which N2 is converted into a product, ऐसा कुछ कर दीजिए, into a different product, ऐसा कुछ, into a different compound, और जहां पे N2 लिखे थे ना उसके आगे लगा लो गैसियस N2 लिखे थे ना अभी, वहां लगा दो गैसियस N2। मतलब अगर किसी रिएक्शन में गैसियस N2 किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, किसी चीज में, किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हैबर्स प्रोसेस, उसमें क्या होगा, N2H2 मिलकर क्या बनाएगा, NH3। तो N2 किस में चला गया, किसी कंपाउंड में, इसको बोल सकते हैं यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे और भी रिएक्शन आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था क्या जी आपका नाइट्रोजन के बारे में पूरी कहानी। क्या क्या बातें करी बताइए, एक बार समराइज करी जल्दी से, इधर आइए। पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, 3 मेथड है उसका, क्या क्या है, हाँ, तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को भी कैसे ध्यान रखना है, मेन इससे क्या था जी, एमोनियम सॉल्ट को हीट करेगा, क्या बनाएगा, NH3 और एसिड बनाएगा। सब यही काम करेगा 3 को छोड़कर। 3 ये हैं, जो लोग क्या क्या देंगे देख लीजिए सामने, ठीक है, ओके। फिर क्या था आपका, खत्म हो गया। प्योर N2 बोलेगा तो इन दोनों का एजाइड होता है, 2 लोगों का, खत्म हो गया बात। अगले में इंडस्ट्रियल, एयर से लेकर के, है ना, लिक्विड बना करके, वो करके, इधर उधर करके, ठीक है। प्रॉपर्टीज में एक बताया गया कि लिथियम और इसके मिलकर क्या बनाता है, नाइट्राइड। इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं है। सेकंड में ये भी रिएक्शन हो सकता है, बट इनमें क्या मेन बात ध्यान रखना है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने चाहिए, ये N2 है सामने, बॉन्ड तोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। और ये तो आगे पढ़ने ही वाले, यहां तो बस बताया गया ऐसा नॉर्मल। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब किसकी बात करनी है जी, NH3, एमोनिया, है ना। ये क्या करता है वो देख लीजिए, एमोनिया। सबसे पहले इसकी भी क्या बात करेंगे जी, नहीं बता रहे हैं आप लोग, नहीं बता रहे हैं आप लोग। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। इसमें भी 4 बात करेंगे हम लोग। देखिए जी, पहला क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एमोनियम सॉल्ट विद बेस। क्या होगा जी, रिएक्शन ऑफ एमोनियम सॉल्ट विद बेस। अब इसमें देखिए क्या आपका रूल है, क्या गोल्डन पॉइंट है, इधर ध्यान दीजिए। अगर आप लेते हैं कोई एमोनियम सॉल्ट और सामने क्या लेते हैं जी, बेस, तो क्या बनाएगा वो, क्या बनाएगा जी, NH3, इसलिए तो यहां पढ़ रहे हैं। और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। एमोनियम सॉल्ट को जब हीट किए थे तब क्या बना था, NH3 और एसिड, 3 को छोड़कर। यहां पे हमने बेस क्या बनेगा, NH3 और सॉल्ट और वाटर। यहां कोई छोड़छाड़ नहीं है, ठीक है, यहां पे सब रहेगा, कोई 3 केस 4 केस नहीं, सब यही काम करेगा। आइए इधर देखिए, बात नहीं, एग्जाम्पल पे आ जाइए। आप देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा NH4Cl NaOH, क्या बनाइएगा जी, बताइए क्या बनाइएगा, बताइए क्या बनाइएगा, ये क्या हो गया, ये बेसिक है। और NH4Cl जो एमोनियम सॉल्ट है ये एसिडिक है ना, NH4 प्लस है। तो अब इधर क्या बनेगा बताइए, क्या बनाना है, NH3 बनाना है
और क्या बनाना है, सॉल्ट और वाटर, है ना। तो क्या बनेगा आपका NaCl और H2O। इसको ऐसे देखिए आप, अगर बताइए इससे आपका NH3 अलग हो गया तो सिर्फ यहाँ क्या बचा, HCl बचेगा। ये तो HCl और NaOH का रिएक्शन नहीं है, और HCl और NaOH के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ये दोनों नहीं बनेगा क्या, एक NH3 बाहर कर रहे हैं। इधर देखिए जी, इसमें भी क्या बाहर कर देते हैं अगर, क्योंकि आप पहले ध्यान दीजिए ये क्या है आपका एमोनियम सॉल्ट है ना, सब तो एमोनियम सॉल्ट है, और बेस के साथ आपने रिएक्शन करा दिया है, सबका बेस ही है ये सारा। तो क्या आ जाएगा NH3, और फिर क्या, अगर NH3 बाहर होगा तो क्या बचेगा, H2SO4 बचेगा, H2SO4 और CaOH का रिएक्शन है एसिड बेस का, क्या बनेगा, सॉल्ट CaSO4 और H2O, बैलेंस करते रहिएगा। इधर क्या आएगा NH3 प्लस H2CO3 और NaOH, क्या बनेगा Na2CO3। अरे सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं बस एसिड बेस के रिएक्शन से, समझ रहे हैं क्या। NH3 निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचेगा एसिड बचा, और क्या बचेगा आपका बेस, एसिड बेस का रिएक्शन सॉल्ट वाटर, है ना। और ऐसा मत सोचना सर NH3 जाएगा तो यहाँ पे और एक N बचेगा ना, 2 है यहाँ पे, बैलेंसिंग में 2 आएगा सबके आगे, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा NH4NO3, और इसमें क्या आएगा, NH3 बाहर जाएगा, और क्या आएगा NaNO3 और वाटर, इसमें क्या आएगा NH3 NaNO2 प्लस वाटर, समझ रहे हैं क्या है। तो ये मेन आपको ध्यान रखना है भाई, और इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए सेकंड क्या आएगा बताइए, ये हम लोग बात कर रखे हैं, जस्ट अभी बात किया है, क्या पढ़े थे हम लोग, क्या ये नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, बस कुछ क्लासेस बाकी है इसलिए बस सोच रहे खत्म कर दे सिलेबस। मैंने ये भी बात है ना, अलग सर को पता है, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, ये बात पता चलना चाहिए। ये बात थोड़ा सा है गड़बड़ ना, कि उनको बहुत ज्यादा सिर्फ आप लोग का एंगल दिखता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। टीचर्स लोग को क्या झेलना पड़ रहा है ना, ये सच्चाई है, ये थोड़ा सा ज्यादा यहां पे झेलना पड़ता है। जितना आप लोगों को सर पे बिठाया जाता है ना, बहुत सही चीज नहीं है ये सिलेक्शन के लिए। हाँ अभी आपको अच्छा लगेगा कि वाह 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 मेरा चल रहा है, मेरा चल रहा है, आगे क्या है। तो ये थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आप लोग यहां आए थे, ये बात समझ लीजिएगा। एंड ऑफ द डे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर आपको सब कुछ आपके लिए वेस्ट हो गया। जिसका हो गया ना, वो कैसे किया नहीं किया डजेंट मैटर, वो थ्रू आउट द लाइफ आपसे फिर आगे ही चल रहा होगा। बट ठीक है, अब सबका अपना अपना चॉइस है भाई। हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमोनियम सॉल्ट, ठीक है। इस पे क्या आएगा बताइए, हम लोग लास्ट अभी जस्ट बात करके आए हैं, क्या बात करके आए हैं, है ना, क्या बात किए थे लास्ट अभी, हाँ एमोनियम सॉल्ट का हीटिंग। इसमें क्या बन रहा है NH3, 3 केस छोड़ के बाकी सब तो ये काम कर ही ना रहा था, तो पढ़ेंगे ना NH3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, अभी जस्ट बात किया था हम लोगों ने, तो है ना ये हो गया, बस 3 केसेस छोड़ करके, है ना, एक्सेप्ट 3 केसेस। क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, हाँ तो आप क्या लिखिएगा इधर, आपके पास कोई भी सॉल्ट है ना। एग्जाम्पल तो अपन लोग जस्ट देख कर ही आए हैं, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर से लिख देता हूं। क्या क्या बनता जाएगा, आप इन सबको अगर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा जी, NH3 और HCl, NH3 और H2SO4, जो आगे क्या कर जाएगा आपका, हाँ वाटर और SO3 में चला जाएगा। ये क्या आएगा आपका NH3 और H2CO3, H2O और CO2, ठीक है। तो यही था आपका सेकेंड मेथड, ध्यान रखिएगा इसको। आइए हम लोग थर्ड वाले पे बात करते हैं। थर्ड वाले पे बात करेंगे। देखिए थर्ड वाले में क्या करेंगे, इधर हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या जी, मेटल नाइट्राइड्स, है ना।
तो ध्यान रखिए ये अपन लोगों ने पढ़ रखा है पहले, ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, हाइड्रोलिसिस, और हम लोगों ने पढ़ा था, अब देखिएगा हाइड्रोलिसिस का सबसे लास्ट लेक्चर, जिसके बाद एलोट्रॉप स्टार्ट हो गया होगा, उसी पेज में आपको मिलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड करके, और उसमें यह बताया गया था कि कोई भी अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्या करना होता है, एक तरह से आयन एक्सचेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि मेटल्स का तो ऑक्सी एसिड आप बनाएंगे नहीं, वो तो बनता नहीं है, वो तो नॉन मेटल का बनता है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बताइए, है ना, और H2O, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। बताइए इन सब में क्या बनेगा, जैसे इधर देखिए AlN है आपके पास, तो क्या आएगा जी, एल्यूमिनियम क्या +3 और ये क्या -3, ये क्या हो गया H+ और OH-, तो ये प्लस वाले माइनस से, माइनस वाला प्लस से, यही काम करते थे, देखिएगा बताया हुआ आपको। तो इधर क्या आएगा आपका, एल्यूमिनियम का क्या जी, हाइड्रोक्साइड प्लस NH3, इधर क्या आएगा आपका, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, सेम तरीके से ये +2 आएगा और ये -3 और ये H+ और OH-, तो वही करिए आप, इधर क्या आएगा NH3, कैल्शियम का क्या जी, हाइड्रोक्साइड प्लस क्या जी, NH3, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, 3 यही सब थे, एक चौथा रहेगा, वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें इतना कुछ सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं रहेंगी, थोड़ा सा उसको याद रखिएगा। और फिर NH3 का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा खत्म हो चुका होगा, फिर इसी कुछ कुछ बातें कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। इंडस्ट्रियल मेथड एक देखना होगा, हैवर्स प्रोसेस, तो लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। लिखिए, अब एक और होता है, उसको भी लिख लीजिए, फोर्थ, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, CYANAMID, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए जी, फोर्थ वाले में बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। अब देखिए जी, कैल्शियम साइनामाइड है, तो कैल्शियम को तो क्या लिखा जाएगा इधर, Ca2+, और साइनामाइड को क्या लिखा जाएगा, CN2, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइनाइड नहीं लिखा हुआ है कि आप Cn- लगा देंगे, साइनामाइड है, ये थोड़ा सा अलग है ना। अगर खाली यही पूछ लिया जाए ना कि साइनामाइड क्या होता है, साइनामाइड में बताइए कि आपका जो कार्बन है वो क्या है, sp2 sp3 लीनियर होगा, क्या हो, कितने लोन पेयर, इसी में लोग फंस जाएगा, और आप नहीं, अच्छे फंस जाएंगे, सब फंस जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उनको पहले तो ये लगेगा कि सर साइनामाइड नहीं, यहाँ बेचारा साइनाइड लिखना चाह रहा था, वो गलती से ऐसे लिख दिया है, तुम ही सबसे तेज हो, नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि ये साइनामाइड है। अच्छा, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा वो देख लीजिए, कैसे बनाइएगा आप। कार्बन 1 है और 2 नाइट्रोजन और होल पे 2-। कार्बन अपने 4 हाथ बना लिया, अपना ऑक्टेट कर लिया कंप्लीट। नाइट्रोजन का 2 ही बना, एक और चाहिए तो माइनस माइनस पकड़ा दिया। इधर 2 लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो आप क्या बोलिएगा, कार्बन क्या है इसमें हाइब्रिडाइज्ड, sp, मतलब क्या होगा, लीनियर,
बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। कितने टोटल लोन पेयर्स हैं इसके पास, 4 लोन पेयर साइनामाइड्स में, है ना। तो ध्यान रख सकते हैं आप। ये तो साइनामाइड क्या है उसकी बात हम लोगों ने किया, बट अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NH3 कैसे इससे होगा वो बात थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इधर कैल्शियम साइनामाइड क्या होगा जी, CaCN2 यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 प्लस रहा होगा, इसके ऊपर भी 2 माइनस, ये तो कट जाएगा ना, बचेगा क्या सिर्फ CaCN2। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है। इसको आप अगर क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस H2O, तो ये क्या बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, CaCO3 प्लस क्या बनेगा जी NH3। तो आपका वो बन गया ना जो आपको चाहिए था, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आप अगर ये साइनामाइड है हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, NH3 बनता है। कभी ऐसा पूछ लिया मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपका कि इनमें से किससे बन जाएगा NH3, किससे नहीं बनेगा हाइड्रोलिसिस से, तो साइनामाइड दिया तो हो सकता है, ये थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इधर मैं हल्की सी और एक चीज क्या लिख दे रहा हूँ, देखिए इधर देख लीजिए, सब लोग सुन लीजिए फिर आप नोट करिएगा, हो गया बस। ये आपका क्या है कैल्शियम साइनामाइड, इसका अगर आप क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या मिलेगा आपको NH3, और ये साइड प्रोडक्ट है, ध्यान रखने का मन करे तो करिएगा। ठीक, ये आपका मेन हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे उसके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सर ये क्यों लिखा दिया आपने, कभी आपको ये डाउट आ जाए सर कैल्शियम साइनामाइड कैसे बनता है, ये बन गया फिर तो ये करोगे तो NH3 बन जाएगा, ये कैसे बनता है, तो उसके लिए यहाँ लिखा दिया गया कि CaO2C N2 के प्रेजेंस में हीट तो करना पड़ेगा, N2 अगर आ गया तो भैया हीटिंग तो 500 डिग्री तो कम से कम जाएगा अब, तो ये बनेगा आपका। ये क्या लिखा सर आपने, CaO और 2C मिलके पहले क्या बनाता है CaC2 कार्बाइड, और फिर ये किससे मिलता है N2 से, और क्या बनाएगा आपका CaCN2 जो आगे क्या करेगा, समझ गया पूरा, तो पूरा कहानी ऐसा बना हुआ है। ध्यान रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए जी अब आपका जो था वो क्या हो गया, सारा जो आपका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो क्या हो चुका है, खत्म। इसका भी इंडस्ट्रियल देख लेते हैं, है ना, और इसका इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल कह लीजिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। क्या है बताइए, क्या तरीका है, हेबर्स प्रोसेस, NH3 इसी से बनाते हैं ना अपन, हेबर्स प्रोसेस इतना फेमस किस लिए, इसीलिए तो है। ठीक है, बाई हेबर्स प्रोसेस, मतलब इंडस्ट्री में NH3 इसी मेथड से बनाया जाता है, और इस पे बहुत सवाल आता है भाई, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इस पे खूब सवाल आपसे पूछा गया होगा कि बताइए टेम्परेचर कम करेंगे तो ज़्यादा यील्ड होगा कि बढ़ाएंगे तो ज़्यादा यील्ड होगा, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए इधर देखिए सब लोग, थोड़ा सुन लीजिए पहले फिर नोट कर लीजिएगा। देखो भाई हेबर्स प्रोसेस में आप क्या बना रहे हैं NH3, किससे बना रहे हैं आप N2 और H2 को मिलाकर के आप बना रहे हैं NH3। हीटिंग क्यों करना पड़ रहा है समझ गए, N2 दिख रहा है तो जरूरी है भाई, वो कम से कम छोटा मोटा भी नहीं 500 तो कम से कम चाहिए। ठीक है, अरे ये क्या कर दिया सर आपने, एक्सोथर्मिक, मतलब एक तरफ आप यहाँ हीटिंग भी दिखा रहे हो और फिर यहाँ एक्सो बोल रहे हो, क्योंकि हीटिंग तो जनरली क्या हम लोग दिखाते हैं आगे इंडो दिखाते हैं, तो ये सही है, और कैसे वो आगे समझिएगा अभी। अच्छा ओके, अब देखिए जी हेबर्स प्रोसेस में सबसे बड़ा परेशानी क्या आता है आपको, सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि ये रिएक्शन क्या है आपका रिवर्सिबल, समझ रहे हो, सबसे बड़ा परेशानी यही है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करवाते हैं तो उसमें आपका क्या उम्मीद होता है, क्या पर्पस से आप रिएक्शन को करवा रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हो वो हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। क्योंकि कभी भी रिएक्टेंट के लिए तो नहीं कराया जाता है रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट से ही तुमको इतना प्यार है तो अपना रिएक्टेंट लेकर के बैठे रहो ना, काहे को रिएक्शन कराने जा रहे हो, समझ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो हमें क्या चाहिए NH3 ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कर रहे हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिले, जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए। ठीक है, अच्छा तो कैसे ये बनेगा बताइए, कैसे बनेगा बताइए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं वो देखिए आप, कि आपका रिएक्शन क्या है रिवर्सिबल, तो इसका यील्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है बताइए। इसका यील्ड आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपका एक्सोथर्मिक, तो यहाँ लिख देते हैं अपन टू इंक्रीज द यील्ड, है ना, ऑफ NH3
हम लोग कुछ काम करेंगे यहाँ पे, ये दो काम करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम करने से जाएगा फॉरवर्ड, क्योंकि हमें NH3 चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर शुड बी क्या होना चाहिए, लो, तब जाएगा फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा, बट इट शुड नॉट बी लोअर देन क्या 500 डिग्री सेल्सियस। समझ गए क्या भाई, वो कम होना चाहिए, बट किससे कम नहीं होना चाहिए, 500। ये 500 कम में तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और 500 डिग्री सेल्सियस को वो कितना भी बोल सकता है केल्विन में, 773 केल्विन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका क्या आ गया, प्रेशर, क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा NG क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। कैसे निकाल रहे डेल्टा NG, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट गैसियस मोल्स, 2 - 4 -2, तो नेगेटिव आ रहा है। आपने ये बात कर रखा होगा कि इसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। अगर डेल्टा NG नेगेटिव रिएक्शन में आपको आगे जाना होता है तो HPLV हाई प्रेशर लो वॉल्यूम फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को। इधर क्या लिख सकते हैं अपन, प्रेशर कितना होना चाहिए, शुड बी हाई। ठीक है, प्रेशर शुड बी हाई, और ये हाई होता है अराउंड 200 ATM। ठीक है, और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डेल्टा NG आपका नेगेटिव आ रखा था। बहुत अच्छा। अब एक चीज़ और इसमें सुन लीजिए, जो तीसरा एक पूछता है, बाकी खत्म हो गया हैबर्स भी आपका, कि इसमें कैटलिस्ट आप क्या यूज़ करेंगे। तो ये सवाल रहता है, ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है जी, FeO। ठीक है, FeO आपका कैटलिस्ट होगा, या कभी अगर वहाँ पे क्या लिख देता है, Fe भी लिख दिया तो डिपेंड करेगा, थोड़ा सा चालाकी आपको करना पड़ेगा। हमारे जो ऑप्शन में बोल दिया कि इनमें से कौन सा कैटलिस्ट के तरह यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में, ऑप्शन Fe, Cu, Pt, Ag, तो क्या आंसर बोलिएगा, Fe। बट अगर ऑप्शन दिया है Fe, FeO और फिर कुछ दिया है तो आप क्या बोलिएगा, FeO। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होता तो एक्चुअल में FeO है, बट अगर वो पूछेगा मेटल कौन सा यूज हो रहा है तो Fe हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेके चलिएगा। ठीक है, अच्छा, एक और छोटी सी चीज क्या होती है आपकी, प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होता है जी, जो कैटलिस्ट के भी एक्शन को क्या करे और बूस्ट करे। कैटलिस्ट तो कर ही रहा है अपना काम, कैटलिस्ट को भी जो और बूस्ट करे वो होता है प्रोमोटर। तो आपका हैबर्स प्रोसेस में प्रोमोटर की तरह हम लोग किसे यूज करते हैं, MO क्या हो गया, मोलिब्डेनम, है ना, तो उसको यूज करते हैं। या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, आपका एक मिक्सचर K2O + Al2O3, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें पूछ लेता है सवाल कभी कि हैबर्स प्रोसेस में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ओवरऑल एक्सोथर्मिक है, इसलिए टेम्परेचर आपका लो होगा तो फेवर होगा, बट इससे लो ना हो जाए। प्रेशर आपका हाई होना चाहिए, डेल्टा NG नेगेटिव, इसलिए फॉरवर्ड जाएगा, फेवर्ड होगा। ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल में यही सब बात अपन करते थे। कैटलिस्ट आपका FeO रहेगा, और प्रोमोटर ये हो सकता है, और चाहे तो K2O Al2O3, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा, फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे, फिर NH3 हो जाएगा आपका खत्म। ठीक है, लिखिए, हो गया, नहीं जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब ये सब थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड बात है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, और उसमें भी समझाया जा रहा है। तो एक बार भी आपका थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर एग्जाम में आएगा तो क्लिक कर जाएगा आपको क्या पूछना चाह रहा है। और आप घर जा करके फिर क्या बनाइएगा, आप ऑक्साइड्स वाला पार्ट थोड़ा सा एक बार खत्म हो जाने दीजिए, तब बनाइएगा, कल बना लीजिएगा। बट इसको आज पढ़ लीजिएगा घर जाने के बाद, है ना, ऐसा नहीं कि ये भूल जाइए फिर। तो इसको आज पढ़िएगा, एक लेक्चर और इसमें लगेगा, और फिर आप अपने 1 to 5 तक DPP कर लीजिएगा। आज भी घर जाके आप लगाइए, 1 to 3 बन जाएगा। बट अब कुछ लोग आप लोग पूछिएगा सर यहाँ पे NO है, वो पैरा है, डाया है, ये सब अपन आगे अब बात करेंगे, है ना, वो शायद आज नहीं स्टार्ट हो पाए, वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का पार्ट है।
तो आप कल क्या कर पाइएगा, 1 to 5 तक डीपीपी, और मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 40 तक कुछ शायद दे रखा है ना, जहाँ ग्रुप 15 तक, उतना आप कर लीजिएगा। फिर 16 स्टार्ट करेंगे। हाँ, डीपीपी 1 से 5, जितना भी 15 के नाम पे है ग्रुप 15 वो सब कर पाइएगा। डीपीपी 6 जो आपका है ग्रुप 16 है, इसलिए उसको मना कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लिखिए इसके बाद एक चीज, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ड्राइंग ऑफ अमोनिया, फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट अमोनिया, we cannot use conc H2SO4, P4O10, anhydrous CaCl2, conc H2SO4, P4O10, anhydrous CaCl2, calcium chloride. Rather we use CaO, calcium oxide, quick lime, burnt lime, है ना। Rather we use CaO for drying of ammonia, for drying of ammonia, because for drying of ammonia, because conc H2SO4 and P4O10, conc H2SO4 and P4O10 being acidic will react with NH3, being acidic will react with NH3, and CaCl2 will form complex with NH3, and CaCl2 will form complex with NH3. with NH3. समझ गए बात। इसमें ये बताया गया कि जो आपका NH3 है, अमोनिया ऑब्टेन हुआ, वो कैसा ऑब्टेन होता है, मॉइस्ट, है ना। उसको हमको ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए 3 जनरली जो यूज करते हैं हम लोग, कॉन्क H2SO4, P4O10 और हाँ, बट इस केस में हम लोग इन तीनों में से किसी को यूज नहीं कर पाए, जबकि बाकी जगह केमिस्ट्री में आप देखिएगा ड्राइंग एजेंट के नाम पे सबसे पहले इसी तीनों को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। ये तीनों जहां दिखे समझना है भाई, ये तो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, ठीक है। कॉन्क H2SO4 लिखा हुआ है, खाली H2SO4 नहीं, डाइल्यूट H2SO4 ये काम नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा आगे बताइए। इस केस में हम लोग तीनों में से कोई नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्क H2SO4 कैसा नेचर का रहेगा, एसिडिक तो रहेगा ही, और NH3 बेस है, उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। उसको हम कहे थे कि सिर्फ क्या करना, वाटर उसका लेकर के आना, वो जाके पूरा रिएक्शन ही कर गया, ठीक। P4O10 भी कैसा नेचर का है, एसिडिक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो पढ़ रखा है अपन लोगों ने, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो वो भी क्या करेगा, आपका रिएक्शन कर जाएगा। CaCl2 क्या कर जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिस कारण से वो भी कुछ और कर गया। तो CaO अच्छा ऑप्शन है। CaO खुद भी बेसिक नेचर का है, NH3 खुद भी बेसिक नेचर का है, दोनों के बीच में कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और वो खाली वही काम करेगा जो काम के लिए हमने भेजा है। इससे सवाल कैसे आ सकता है, सवाल ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ मॉइस्ट NH3, एंड ऑप्शंस विल बी कॉन्क H2SO4, P4O10, एनहाइड्रस CaCl2 और CaO। तो आंसर आपको CaO करना होगा, क्योंकि ऊपर वाले 3 देखने के बाद किसी को भी लगेगा अरे ये लोग तो बहुत अच्छा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इनमें से कोई आंसर होगा, बट ध्यान रखिएगा ये नहीं होगा, ठीक। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ NH3, प्रॉपर्टीज ऑफ NH3, प्रॉपर्टीज ऑफ NH3। पहला लिखिए, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल, इट इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल।
Second, nitrogen is sp3 and bond angle is 107 degree. Nitrogen is sp3 and bond angle is 107 degree. Nitrogen is sp3 and bond angle is 7 degree, है ना. नेक्स्ट लिखिए. In solid and liquid state, it is bonded through hydrogen bond. है ना. NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में. विच अकाउंट्स फॉर इट्स, विच, सेम पॉइंट कंटिन्यू करिए. बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट इट इज बॉन्डेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड. which accounts for its higher MP and BP, higher melting point and boiling point. जो अपन लोगों ने ट्रेंड बात किया था वहां ये बात देखा था कि NH3 आगे आ गया था ना अपने सारे हाइड्राइड्स लोगों से, और एक वाले में बीच में आ गया था. बट दोनों में कहाँ गया वो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. बट दोनों में आगे जाने का कारण क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक में उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ऊपर तक पहुंचा दिया, एक में बीच में ही जाकर बेचारा उतना नहीं हेल्प कर पाया, बट किया तो वही किया. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. रिएक्शन, अगला प्रॉपर्टी ही लिखिएगा. रिएक्शन विद सॉल्ट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. रिएक्शन विद सॉल्ट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. रिएक्शन विद सॉल्ट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है. रिएक्शन विद सॉल्ट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. और उसमें देखिए क्या लिखना है आपको, क्योंकि NH3 कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है, अच्छा लिगेंड है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं. देखिए रिएक्शन में जैसे आपका CuSO4 प्लस 4NH3 क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ये आपका CuNH3 होल 4SO4 है ना. ये +2 स्टेट में जाएगा और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्विट्जर्स रिएजेंट. एंड ये किस कलर का होता है आपका? ये कंपाउंड जो है ब्लू कलर का है ना. ध्यान रखिएगा जनरली जो कॉपर का +2 वाले सॉल्ट्स रहते हैं वो कलर में ब्लू अपना रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा. अच्छा, दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? अगर AgCl के साथ आप NH3 को भेज रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और Ag ध्यान रखिएगा +1 में आपका रहेगा. और कितने का कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का ही बनाएगा. 4 और 6 का Ag नहीं बनाता है. कॉपर +2 में 4 का बनाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा. ठीक है. और इसी को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? एक तरह से टॉलेंस रिएजेंट. और ये कैसा होता है? कलरलेस. इसका कोई कलर नहीं होता है ना. तो इससे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि आपके ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स में कौन आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे आसानी से अच्छे से दिखाता है? ऑप्शन देगा NH3, PS3, ASS3, SbS3. क्या आंसर आपको करना है? NH3 है ना. और किसी का कॉम्प्लेक्स का बात हम लोगों ने किया क्या? नहीं किया. तो आप ध्यान रखिएगा यही रहेगा. ठीक है. ऐसे सवाल अगर पूछेगा तो. ठीक है. अब एक लास्ट बात इसके बारे में और फिर एमोनिया की कहानी खत्म हो जाएगी. ठीक है. एमोनिया की कहानी इतनी ही दूर तक की थी. देखिए जी क्या है इसकी कहानी. अब लिखिए. अब एक छोटी सी बात इसके बारे में, और आपको भी ये बात समझ आ रहा है कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ रहे हैं कि नहीं? अब है ना, उतना भी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट नहीं है, और इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आपको याद भी होंगे. बस इसमें क्या है, मेन बातें वो ध्यान रखिए. अब जब नोट्स लिखवा रहा था तो थोड़ा सा और लिखवा दिया, बाकी जो काम की बात है वो ध्यान रखेंगे आप. चलिए नेक्स्ट लिखिए आप. टेस्ट फॉर NH3. एक लाइन का है बस, ध्यान रखिएगा. टेस्ट फॉर NH3 कहने का मतलब कि जैसे NH3 भी क्या है जी? आपका एक गैस है ना. वैसे ही H2 भी एक गैस है, N2 गैस है, O2 है, CO2 है, SO2, SO3, NO2, N2O, NO, सब तो गैस ही है ये सारा, है ना. अब ये इतने सारे गैस है, आप कैसे बताओगे
कि H2S है ना, मान लीजिए मैंने ये बोला ये लो आपके पास दो गैसेस हैं और दोनों का स्मेल कैसा है, पंजेंट स्मेल। ऐसा तो नहीं है सिर्फ NH3 का पंजेंट स्मेल है, H2S है उसका ही पंजेंट स्मेल है। आपको बोल देगा, आप बोलेगा दोनों का एक जैसा है ना, हाँ मैं बोलूंगा बताओ इसमें से NH3 कौन सा है। कैसे टेस्ट करोगे कि NH3 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बात। तो समझ लीजिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए उसमें क्या रहता है। चलो लिखवा देता हूं पहले फिर बता देता हूं, लिखिए पहले लिखिए। when NH3 is passed through, when NH3 is passed through, when NH3 is passed through the alkaline solution of, when NH3 is passed through the alkaline solution of, when NH3 is passed through alkaline solution of Nessler's reagent, Nessler's reagent, Nessler's, Nessler's reagent क्या होता है ये वो आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, K2HgI4। क्या होगा जी, K2HgI4 इस टाइप का थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। यही आपका क्या है जी। और आप ध्यान से देखिएगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम लोग IUPAC पढ़ रहे थे ना, वहां आपको इसका IUPAC नेमिंग करवाया गया है, आप जाके चेक करिएगा, नीचे लिखा भी गया था नेस्लर्स रिएजेंट, तो वहां बताया नहीं गया क्योंकि आगे आने ही वाला था, ठीक है ओके आगे लिखिए। अ ब्राउन कलर्ड कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, अ ब्राउन कलर्ड कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, अ ब्राउन कलर्ड कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, अ ब्राउन कलर कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड which is known as, a brown colored compound is obtained which is known as iodide of Milon's base, iodide of Milon's base, MILLON, Milon's base। क्या था रिएक्शन, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इधर, मिलॉन स्पेस लिख दे रहा हूं, देखिए आप इधर यही जो कंपाउंड बना ना, यही आपका किस कलर का होता है जी, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड यही है आपका, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। ठीक है अच्छा ठीक है, अब क्या कहानी है वो एक लाइन में सुन लीजिए आप, यही बात थी पूरी में। अगर आपको NH3 गैस को टेस्ट करना है ना, आपको अगर ऐसा कहा गया कि बताओ ये गैस जो है ये NH3 है कि नहीं, तो आप मान लीजिए स्मेल कर रहे हैं तो आपको कैसा आएगा, पंजेंट स्मेल, बट वो तो और लोगों का होता है, तो आप बोलिएगा इससे समझ नहीं आ रहा है यार। तो आपको ध्यान क्या आना चाहिए, सुन लीजिए, अगर कभी भी वो सवाल में क्या पूछ दिया, कहीं भी आपको दिख गया नेस्लर्स रिएजेंट अगर दिख रहा है, उसको सीधा रिलेट किससे करिएगा, NH3 से, और किसी से करिएगा ही नहीं, समझ रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा आप, ठीक। अच्छा क्या मतलब है कि आपको किसी गैस को चेक करना है कि वो NH3 है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक काम करो, नेस्लर्स रिएजेंट का क्या बनाओ, क्या लिखा था, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, मतलब NH3 को हमने पास कराया, KOH का मतलब क्या हो गया, अल्कलाइन, बेसिक करने के लिए यही क्या है आपका नेस्लर्स रिएजेंट। तो आपका NH3 इज पास थ्रू अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, व्हाट इज ऑब्टेन्ड, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हिच इज नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, यही है वो कंपाउंड। समझ रहे हैं क्या है, इतना पूरा रिएक्शन सब कुछ याद रखना जरूरी है क्या, जरूरी तो नहीं है, बट कम से कम ये ध्यान रखिएगा क्या टेस्ट है और क्या बना रहा है, किसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या था जी, नाइट्रोजन का NH3 भी क्या हुआ आपका, खत्म हुआ। अगले का नाम लिख लेते हैं कम से कम, ठीक है, थोड़ा सा नाम पता, बाकी उसके बारे में आगे बात करेंगे और, ठीक है। लिखिए क्या होगा अब, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिखिए, वो सब कर लीजिएगा, यूज वो जान ही रहे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले यूज क्या है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में, सबसे ज्यादा यूज वहीं पे इसका होने वाला है ना, बाकी और पढ़ लीजिएगा। तो लिखिए आप अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हाँ जी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में क्या आता है आपके पास, बहुत सारे हैं, जैसे क्या क्या रहेंगे मान लीजिए N2O, NO, NO2, फिर आपका N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसके जो ये पहले वाले तीन है, ये तीनों कैसे रहते हैं आपके, कैसे रहते हैं जी, और ये तीन कैसे हैं आपके मान लीजिए, सॉरी, ठीक है, ऑल्दो NO2 और N2O4 बस डाइमर ही है एक दूसरे का, ठीक है। अच्छा ये देखिए जी, ये 6 लोगों में ना 4 लोग क्या होता है आपका कलरलेस होता है, सिर्फ 2 ही लोगों के पास कलर होता है। समझ गए बात, इसके पास 6 थे, इसमें से क्या क्या है जी, जो ये 3 है वो गैस है और ये 3 क्या है आपके सॉलिड, ये दोनों और ये दोनों क्या है कलरलेस, ये सिर्फ क्या है आपका ब्राउन कलर का गैस और ये कैसा हो गया ब्लू का सॉलिड, है ना, इसको ध्यान रखिए, यहां से भी सवाल पूछ लिया है, तो आगे बात करेंगे फिर बाद में।